साजिद पहले आप बताइए। दावतें वैसे तो पहला या दूसरा दिन जो होता है वो तो पहला दिन तो घर के अंदर और ऑफिस के अंदर घर में कुछ खाने का, ऑफिस लाने का मौका मिल जाता है और मैंने आप लोगों को खिलाया भी, आप लोग इसकी गवाही भी देंगे। लेकिन दूसरा दिन जो है दूसरा दिन जो है वो उसके अंदर सुबह का वक्त, मेरी ड्यूटी अमूमन इवनिंग के वक्त होती है, तो सुबह का वक्त तो मैं खूब डट के खा लेते हैं, तो कहीं आने जाने का तो मौका ही नहीं मिलता क्योंकि एनटीएन वाले जो है। नहीं, अगर आपको कोई दावत पे बुलाए तो फिर आप चले जाएंगे, ड्यूटी आगे पीछे करा लेंगे, पलवशा से कह के क्या होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सोचने को तैयार हूँ। ठीक है ना, देखें, लेकिन आप अपने घर पे नहीं दावत रखेंगे। आप कहें तो इस तरह का कोई मौका बनवा दें तो हो जाए। देखिए ये सारी की सारी बातें हैं साजिद साहब के रोस्टर पे डिपेंड, तो हम पलवशा से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ ज़रा रोस्टर में थोड़ा मार्जिन निकालें। ये दावत देना भी चाहते हैं तो हम ज़रूर इनके घर जाएं और एक अच्छी सी दावत ईद। लेकिन आप कुछ पका के खिलाएंगे या बस कुछ खुद पकाना आता है? बारबेक्यू वगैरह जो है ना, ये तो हाँ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मसाला लगाना और सिर्फ उसको भूनना इतनी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसान तरीन काम है। और इरफान साहब आप बताइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इससे पहले कि साजिद भाई ने इतनी जो दावत की ये हामी भरी है ना, तो ये पिछले कई बरसों से ये पहली दफा इन्होंने हामी भरी है, हम साथ हैं, तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए इनको। ईद पे रिलीफ मिलना चाहिए, तीसरी ईद कल इन्हें दे दें। ठीक है, हम अपनी वगैरह तो पहुंच जाते हैं, सारे पहुंच जाएंगे, बारी बारी पहुंच जाएंगे। ये तो देखिए ऑन रिकॉर्ड हो गई है सारी बातें। मेरी तरफ से बिल्कुल वो है, दावतें आम है। जबरदस्त जबरदस्त। एजाज साहब से पूछ लेते हैं, एजाज साहब आप जाकर किसी के घर दावत उड़ाना पसंद करते हैं या मेजबान बनना ज्यादा पसंद करते हैं? अल्लाह करे ये टाइम मिल जाए कि किसी के घर भी चले जाएं। अच्छा। अमूमन शिकायत ये होती है, आवाम से फुर्सत मिले तो लोगों से फिर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि दूसरे दिन हो या जिस दिन कुर्बानी करते हैं हम पहले दिन, उस दिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दोस्तों को या फिर वर्करों को या फिर जो ख़ास लोग हैं उनको बुला के घर पे ही कर लिया जाए। और यकीनन अगर आप खाबे की बात करते हैं तो कराची शहर का एक ट्रेडिशन है, वो बिरयानी है, कुछ बने ना बने बिरयानी तो लाजमी बनना होता है। फेवरेट भी डिश ईद पे, ईद उल अज़हा पे कौन सी होती है कि ये जरूर बननी चाहिए? पता नहीं ईद उल अज़हा में क्या फेवरेट, लेकिन फेवरेट बिरयानी है ये पता है, पूरे साल का ये सिलसिला। तो बकरा ईद वाले दिन भी घर वालों से खास तौर पर कहकर आप बनवाते हो कि आज के दिन तो ये, यहाँ खास एक रिवायत होती है किसी ईद उल अज़हा के पहले दिन ये, कल्चर दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये बनता है, कुछ ऐसा होता है? नॉर्मल चीज़ है कि जाहिर सी बात है बकरा ईद के अंदर आपको फ्रीडम मिल जाता है बारबेक्यू करने के लिए, लेकिन अगेन बिरयानी से हटके कुछ भी नहीं होता। बिरयानी से शुरू और बिरयानी पे खत्म होती है। पूछेंगे ना शुमाइला, बिरयानी तो सबसे पहले बिरयानी, होगी। हाँ। जाहिर सी बात है। और जैसे बिरयानी कराची में, वो तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं, कोई लाख दावा करे कि हमने अच्छी बिरयानी बनाई, लेकिन कराची एक डिश है निहारी, उस पर टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन बकरा ईद में कहीं ना कहीं फैमिली को भी टाइम मिल जाता है कि निहारी कराची की बड़ी फेवरेट है, कराची में बड़ी फेवरेट है निहारी। हाँ। और कहीं अगर किसी घर में ऊँट ज़बा हो जाए तो क्या ही बात है, बन जाएंगे, क्या ही बात है, फिर तो नहारी पक्की है। पक्की है, इस साल पक्की है, इसलिए कि इस साल बहुत ही ज्यादा फरमाइश की पर ऊँट लेकर आए। अच्छा, तो निहारी बननी है इस साल। जबरदस्त। अब ये जो निहारी का प्लान है आप क्या कहें, इसको भी डन कर दें? इसको भी डन करें, पहले उनसे इजाजत ले लें। अच्छा, एक और ट्रेंड जो हम देख रहे हैं कुछ सालों से, सोशल मीडिया पे अपने जानवर के साथ तस्वीरें लगाई जाती है, वो एक अलग रौनक है, वो ट्रेंड। हाँ, एक मोहल्ले में, गली में रौनक, घर में रौनक, बिल्कुल ऐसा ही है ना, सोशल मीडिया पे एक अलग रौनक होती है। बिल्कुल ऐसी है। और अब तो हर चीज को, खानों को, डिशेस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। और ये तो चले ईद उल अज़हा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो रमजान में हमारी हालत होती थी खाने देखते थे सोशल मीडिया पे ऑल टाइम, उससे भूख और रोजे की हालत में तो ऐसा कुछ सोचना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो लगता है ऐसा कि आपकी भूख जो है, और अगर आप देखें उसके बाद आपका दिल ललचाने लगता है। रोजेदारों का इम्तिहान लिया जा रहा होता है, तो भरपूर इम्तिहान होता है, भरपूर इम्तिहान होता है। बिल्कुल। एजाज साहब, आपने इस सियासत में आने के बाद आपको क्या लगता है सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? देखिए, जब मतलब जानवर की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखें, बहुत यकीनन आप लोग भी खिदमत खल्क ही कर रहे हैं, मीडिया, एज ए मीडिया पर्सन, लेकिन जब आप चीज़ों को करीब से देख रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम जब किसी की बात सुन रहे होते हैं कि उनको इश्यूज़ हैं, माशरती इश्यूज़ हैं, पानी के इश्यूज़ हैं, जैसे कि जनरल रूटीन के अंदर है कराची शहर में इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वाटर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब हम किसी की तकलीफ़ सुन रहे होते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ हैं, लेकिन जब आप फेस कर रहे होते हैं उसको, जब आप
से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं कि ये हमारे लिए मसीहा बनेगा, ये इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा। तो जब हम देख रहे होते हैं कि कितने सारे हर्डल्स हम फेस कर रहे होते हैं, वहाँ हमें फील होता है कि वाक़ईतन कराची शहर हो या कोई भी इलाका हो पूरे पाकिस्तान में, वो किस तरीके से लोग कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। एक कुर्बानी ये भी है कि एक शख्स जो है पूरे महीने की सैलरी से 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये इलेक्ट्रिसिटी वाले को पे कर रहा है कि इलेक्ट्रिक को उसको बिजली मिल नहीं रही है। कुर्बानी है ना। और एक कुर्बानी ये भी है कि आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी सैलरी से दुनिया जहाँ के टैक्सेस काटे जा रहे हैं वो सरमायादार तबके से नहीं काटा जा रहा, वो जागीरदार वडीरों से नहीं काटा जा रहा, वो ज़मींदारों से नहीं काटा जा रहा। आप जो 30-40 हज़ार रुपये सैलरी लेकर आ रहे हैं उसमें से कट रहा है। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है यहाँ पे कराची शहर के अंदर? तैयार भी नहीं है जो हमसे ली जा रही है। कुर्बानी है ना, जबरदस्ती ली जा रही है। कुर्बान तो हो चुके हैं, कुर्बान तो हो चुके हैं, लेकिन लोगों का सब्र है ना, ये कुर्बानी एक किस्म का, के बावजूद भी कुछ भी हासिल नहीं है ना। आप बिजली आपको नहीं मिल रही, पानी आपको नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी, घर से बाहर निकले हमें नहीं पता कि हमारा मोबाइल रहेगा नहीं, जान रहेगी नहीं रहेगी, नहीं कुछ नहीं पता, इश्यूज है बहुत ज्यादा। और एक हल क्यों नहीं होता? आपसे चले मौका है तो बताएं हमें, ये मसले पर हल क्यों नहीं हो रहे? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एक से एक मसला कराची में। नहीं, क्या हर्डल्स आते हैं? अब तो आप करीब से देख रहे हैं चीजों को। करीब से देखकर पता ये चलता है। मैं अपनी बात कर लूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का एक खासा और वतीरा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो असेंबली के मेंबरान होते हैं या अभी किसी भी फ्लोर के हैं, वो सेनेट के हो, मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, वो जैसे मैं हूँ, मैं अगर अपना एग्जांपल दे दूँ तो मैं लोगों की तकलीफ़ को बयान नहीं करता असेंबली में। मैं खुद गुजर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर किसी के घर पे पानी नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे भी आ रहा है। ये खासा और ख़ूबसूरती है एमक्यूएम पाकिस्तान की कि जो इशूज़ फेस कर रहे हैं उनको असेंबली के फ्लोर तक भेजते हैं। अब आप दूसरी साइड पे देख लें, मुझे नाम लेने की शायद ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत हो जिनका ताल्लुक नून लीग से हो, सूबाई हुकूमत में पीपल्स पार्टी से हो, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो परमानेंट तौर पर जो है वो कराची शहर पे या फिर सिंध पे या पाकिस्तान के किसी इलाके में रहते हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के घर पे गैस आ रही है या नहीं आ रही है। कि इलेक्ट्रिक का जो जुल्म ज़्यादती है जो शहरी फेस कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि गैस की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल चल रहा होता है। इरफान भाई ने बात कही कि किस तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। आप घर से निकलते हैं, आप ऑफिस से निकलते हैं, आपको नहीं पता होता कि आप घर तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, वापस जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। पाकिस्तान रूल करती रही और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया उन्होंने, लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद अब भी पावर होल्डिंग है एमक्यूएम पाकिस्तान। तो क्यों नहीं स्पेसिफिकली वाटर इश्यूज को या के इलेक्ट्रिक को, चले पानी को भी पीछे छोड़ दे, के इलेक्ट्रिक जितना बड़ा मसला बन गया और माफिया बन गया, ये निगल रहा है लोगों को, क्यों नहीं इसके खिलाफ आप लोग चल पा रहे? कोई मुश्किल है? बहुत बड़ी मुश्किल है। हम बहुत बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। कराची शहर की जब हम बात करते हैं ना तो किसी तासुब परस्ती की, किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करते। हमारा ये मानना है कराची शहर से पूरा पाकिस्तान वाबस्ता है। कराची शहर जो है वो पाकिस्तान का शहरग है और कराची शहर से पूरा पाकिस्तान चलता है। तो देखें, जब आप कराची शहर पे अमन व अमान कायम करेंगे, कराची शहर को आप सही डायरेक्शन पे लेके चलेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने तरक्की करना है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन होना है। हम 12 असेंबली के फ्लोर पे कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक एक ऐसा बदनुमा इदारा है, ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बदनुमा दाग बन चुका है। देखिए, इंडस्ट्रियाँ पूरे पाकिस्तान की कराची शहर के अंदर मौजूद हैं। आज के इलेक्ट्रिक की वजह से इंडस्ट्रीज नहीं चल पा रही हैं। मैं आपको कल के बताऊँ, सूबाई असेंबली पे हमने एक स्पेशल स्पीकर सिंध असेंबली की निगरानी में एक स्पेशल कमेटी बनती है एनर्जी की। तो सारे असेंबली के मेंबरान उस मीटिंग में बैठते हैं। वहाँ पर के इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं मोनिस अलवी साहब, वो मजाक उड़ाते हैं असेंबली के मेंबरान के। उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं है, के इलेक्ट्रिक के लोगों की तकलीफ का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी आपको 8 रुपये 10 रुपये पर यूनिट पे देना चाहिए वो आप 35 रुपए से 40 रुपए में दे रहे हैं। लोग कहाँ से देंगे? लोग खुदकुशी करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक ये करते थे कि ईद के 3 दिन लाइट नहीं जाएगी। हाँ, ये हमारा मेरे ख्याल से पुरानी बात हो गई है। अमूमन लाइट गई हुई होती है। नहीं, ये रमजान में जो अनाउंस किया था उसमें भी देख लें आप। अगर आपके यहाँ ऐसा हो रहा है ना कि ईद के 3 दिन लाइट नहीं जा रही है तो आप खुशनसीब है कराची शहर में, वरना मजाक है ये। वरना कभी भी मुंह आगे चली जाती है। अगर ईद के दिन पहले ये होता था कि हम देखते थे कि संडे के दिन लाइट नहीं जाती थी कि लोग ऑफ पे हैं, या फिर ईद के 3 दिन या फिर मुहर्रम में जो अहम अय्याम है उन दिनों में लाइट हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है। अब के इलेक्ट्रिक ने ऑफिशियली ये बात कही हुई है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लाइट नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख लें 18 घंटे की लाइट
ऑफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती इन सारे तो ये मसाइल मजाक को है ना। ब्रेक करते हैं हमारे एंकर पर्सन हजरात। तो सर ये बताइए कि जब हम ऑफिस में होते हैं और ये सारी खबरें ब्रेक कर रहे होते हैं तो हम खुद उन चीज़ों को फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भी उसमें पिस रहे होते हैं। तो कितना मुश्किल होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उस खबर को ब्रेक करना, लोगों तक पहुंचाना। कुछ अपना तजुर्बा भी शेयर कीजिए, या कभी ऐसी खबर आ गई कि जज्बात पर कंट्रोल ही नहीं रहा। 2-3 मोबाइल तो मेरे छिन चुके हैं हालात की वजह से। जो हालात की हम बात कर रहे थे, आप सही सलामत है, हमें ये खुशी है। ये वाली चीज शुक्र अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ऐसी चीजें जब हम पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, या फिर आवाम को बता रहे होते हैं, तो खुद पता चलता है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था। अभी कुछ खबरें ऐसी चल रही थी जिनकी वजह से अंदाजा हुआ कि लोग जो है डंपर के नीचे आके, आप खुद जिस तरह बच के चलना पड़ता है और किस तरह लोग अगर डंपर के नीचे आ जाए किस तरह सरवाइव करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है शाइस्ता कि सूरत हाल बिल्कुल काबू से बाहर हो जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में हमने पिछला प्रोग्राम किया था हमने ईद वाले दिन, अब हम बकरीद का प्रोग्राम कर रहे हैं। उस दौरान हम एक जंग भुगत चुके हैं, और उस वक्त जो सूरत हाल थी वो बताने वाली नहीं है, वो ऐसी सूरत हाल थी। तो ये चीज़ें हमने अब हम कह सकते हैं कि हमने जंग भी भुगताई हुई है। बिल्कुल, तो हमने देखा हुआ है कि क्या हालात होते हैं। 4 इलेक्शन तो भुगताए थे, जंग भी भुगता ली। और दूसरी बात ये कि हम अब वो वाली जनरेशन है, एजाज साहब भी जाहिर है यंगस्टर है, हमारे साथ ही हैं, कि अब वो वाले हैं कि हमने जंग जीती है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जंग जीतने वालों में से। और कोई आम बात नहीं है, आम बात ये बड़ी बात है। मुताला पाकिस्तान से भी बाहर हमने जंग देख ली है। अच्छा, बिल्कुल उन दिनों में इरफान साहब की बड़ी सख्त ड्यूटी थी जंग के दिनों में, जरा कोई शेयर कीजिए ना अपना देखिए शाइस्ता, जैसे आपने कहा कि जाहिर है हम भी उस नस्ल से हैं जिन्होंने लाइव जंग पहली दफा देखी है। तो इससे पहले 65 की या जो 71 या उसके बाद हमने जो ये कारगिल का मामला है, ये सारा कुछ सुनते थे, बुजुर्गों सुनते थे ना, हम छोटे थे उस वक्त, या थे नहीं, 65-71 में तो थे नहीं जा रहे, तो वो सुनते थे। जहाँ तक आपने तजर्बात की बात की ना ड्यूरिंग एंकर, किस जमाने के हैं? मैं कबले मसीह का हूँ, मैं कबले मसीह का हूँ। बहुत पुराने हैं ये। अच्छा, तो ये जहाँ तक बात है ना कि एंकर के तजर्बात की, तो ज़ाहिर है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। मुझे 2-3 ऐसे वाक़यात याद हैं, जैसे इधर हुआ था, एक कराची के अंदर हुआ था, एक ख़ास कम्युनिटी की बस पे हमला हुआ था, यूनिवर्सिटी रोड से आगे, क्या कहते हैं गालिबन उस एरिया को, मुझे गुलिस्तान जौहर के पास की आगे जाके, हाँ, तो वहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें बुजुर्गों को कत्ल कर दिया गया था। फिर मुझे याद है मैं ब्रेकिंग करते हुए इमोशनल हो गया था। खरोटाबाद वाक़या हुआ था, उसकी जब फुटेज चल रही थी तो एक खातून हाथ हिला रही थी कि मुझे ना मारा जाए, और वो उसे कत्ल कर दिया गया था एक गलत फहमी की बुनियाद पर। गलत इन्फॉर्मेशन थी, बलोचिस्तान का ये वाक़या था। फिर उसके बाद ये APS कौन भूल सकता है, ज़बान लड़खड़ा गई थी और मैंने इशारा किया था कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे याद है, मैं ऐड कर दूं आपके इसमें कि मुझे याद है कि ईद का माहौल हमने अफसरदा कर दिया है। बहरहाल ये शेयर कर रहे हैं, जब जुनैद जमशेद वाला जहाज जो है वो क्रैश किया, तो उस वक्त मुझे कहा गया IB पे जैसे बताया जाता है, मैं टॉक बैक पे, कि आप ब्रेकिंग करें और खबर ये दें, और मुझे 3 से 4 मरतबा ये आवाज़ आई कि आप ब्रेकिंग करें, ये खबर दें, ये रिपीटेडली मुझे कहा जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपके पास भी तो अल्फाज होने चाहिए, आपका दिमाग और आपकी ज़बान सिंक होनी चाहिए। मैं ये ब्रेक नहीं कर पाई और आई वॉज नम्ब, मैं कुछ नहीं बोल पाई, और फिर दूसरे एंकर को भेजा गया और उसने ब्रेकिंग की। मतलब हम भी इंसान हैं, ऐसा नहीं कि हम इमोशनलेस हैं, हमारे भी जज्बात होते हैं। मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना शाइस्ता, कि हम जितनी कोशिश करें कि हम ईद के हवाले से खुशियों वाली बात करें, लेकिन ज़ाहिर है हमारा प्रोफेशन ऐसा है, सियासत से हम जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं बात आ जाती है। पुराने ज़माने में कहा जाता था घुड़सवार होते थे, शमशीर जन होते थे, वो जब बैठते थे महफिलों में भी तो बातें जंगों की होती थी। लेकिन तो बात सही है, हमने जंग भी देख लिया और जंग जीत भी गए, और कुर्बानी का माहौल है। ऐसे माहौल में अगर जंग जीतने वाले जो कुर्बानी के माहौल में अगर उनका जिक्र ना किया जाए, जो पाकिस्तान आर्मी के सपूत हैं, जिनके बदौलत हमने जंग देखा भी और जंग जीते भी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी कुर्बानी कुछ हो नहीं सकती कि ऐसे खुशी के माहौल पे हमने देख लिया। हम सुना करते थे, अगर वो जवान नहीं होते, अगर उन माओं की कुर्बानियाँ नहीं होती कि वो अपने लख्ते जिगर को बॉर्डर पे ले आके छोड़ते हैं और वो इस अर्द वतन की खिदमत में और तमाम चीज़ों से दूर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, आज के दिन अगर हम उनको खराज तहसीन पेश ना करें तो ये उनके साथ जुल्म होगा। यकीनन पाकिस्तान आर्मी की बहुत बड़ी कुर्बानी है, उन माओं की बहुत बड़ी कुर्बानी है जिन्होंने दुनिया जहां की सहूलतों को छोड़कर बॉर्डर पे मौजूद हैं। मैं ये समझता हूं कि वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ख़ासकर
मई के महीने में जो उन्होंने हमें खुशी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा अजली दुश्मन इंडिया है उससे जंग जीतना, मुंह ही तोड़ दिया हम। जवाब ऐसा दिया, जवाब दिया कि अगला कहीं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना अब हो। मोदी का स्टेटमेंट ही देख लेना कि हमने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के खिलाफ काम किया, हमला किया, पाकिस्तान ने हम ही पर हमला कर दिया। That was वो hilarious। ये कहना चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान की मदद करना चाह रहे थे और पाकिस्तान ने इस पैगाम को नहीं समझा और हमारे ऊपर ही हम मतलब वो जवाब में क्या चाह रहे थे, मिठाई भिजवाए हैं? नहीं समझ में नहीं ये आया वाली बात। मतलब आपने हमारे इनोसेंट सिविलियंस पर हमला किया रात की तारीखी में, बच्चों पर, बच्चे शहीद हुए, इर्तजा शहीद हुआ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हमसे जनाब? ये सारी बातें हम करेंगे और ये जो जंग की खुशी थी इसको डिस्कस करना बड़े जरूरी था। ये बड़े कुर्बानी के मौके में तो बहुत जरूरी था, इससे बड़ी कुर्बानी कुछ हो नहीं सकती। ऐसे और हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं ना वो किसी से ढकी छुपी हैं और हमेशा उनको हम हर मौके पर किसी भी त्यौहार पर ना भूलते हैं और सलाम पेश करते हैं उनको। इसके साथ साथ अब कराची में हम बैठे हैं, हम जानेंगे कि पूरे पाकिस्तान भर में हमारे नुमाइंदगान किस तरह से ईद के हवाले से हमें अपडेट करते हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं खानेवाल का, वहाँ पर मौजूद है अदनान रसूल। अदनान, बताइएगा ईद के दूसरे दिन किस तरह की गहमा गहमी है? कुर्बानी आज भी जाहिर हो रही है, क्या माहौल है खानेवाल में? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल शहर में। जो ही नमाज फ़जर की अदायगी आज खानेवाल के शहरियों ने की है, तो खानेवाल के शहरियों ने दूसरे रोज़ भी जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू किया है, तो खानेवाल शहर में मुकम्मल तौर पर हर तरफ जो है सुन्नत इब्राहिमी शहरी जो दूसरे रोज़ भी अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कसाई हैं उनके जो नाज नखरे हैं वो शहरी उठा रहे हैं। तो यहाँ पर खानेवाल शहर में मुकम्मल जो है हर तरफ जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो जहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है वहाँ पर शहरियों की जानिब से अलाइशें भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फेंकने का सिलसिला जारी है। तो लेकिन यहाँ पर खानेवाल ज़िले इंतज़ामिया और उसके साथ खानेवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुकम्मल तौर पर उनको साफ़ किया जा रहा है। लेकिन इक्का दुक्का जगह पर जो है अलाइशें दिखाई देती हैं। तो खानेवाल शहर में जो सुन्नत इब्राहिमी के बाद जो शहरी हैं वो भी कम अज़ कम जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो दिए गई जगह है वहाँ पर अलाइशों को टिकाने लगाए। लेकिन खानेवाल शहर में जो है जो इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, तो वहाँ पर शहरी जो है वहाँ पर शहरियों का हजूम दिखाई देता है कुर्बानी के जानवरों का गोश्त लेने के लिए। तो इसी तरह जब हमारी खानेवाल के शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि दूसरा रोज़ है कुर्बानी करने के लिए जो हम सुबह से अपने इसमें लगे हुए हैं, तो अपने दोस्त अब आपके घरों में गोश्त पहुँचा रहे हैं। जो हमारा जो गरीब और मुस्तवसत तबका है तो उनको भी हमने इसमें याद रखा हुआ है। तो जब खानेवाल के शहरियों की जानिब से कुर्बानी का सिलसिला जारी है, तो यहाँ पर जो सफाई सुथराई का भी अमल खासा बेहतर दिखाई दे रहा है खानेवाल में। तो खानेवाल के जो दूसरे रोज़ जो कुर्बानियों का सिलसिला वो मुकम्मल तौर पर आज भी दूसरे रोज़ भी जारी रहा सुबह से लेकर शाम तक। जी ठीक है, आपने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन साजिद मुझे ज़रा ये बताएं कि आप भी तो निकले होंगे ना ईद की शॉपिंग मैं के लिए? निकला और जैसा कि निकला गड्डी लेकर कहाँ पहुँचे आप? हालत जो है ना, पहले तो मंडी जाके अंदाज़ा हुआ, जो शाइस्ता अच्छी तरह बता चुकी है हमारे नाजरीन को भी कि मंडी में क्या सूरत हाल थी। अच्छा, एक तरह से तो मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा बातें भी हो चुकी हैं कि कितनी ज़्यादा महंगाई वगैरह। मैं फल फ्रूट लेने के लिए शाइस्ता और शुमाइला में गया और वहाँ क्या हाल हुआ और किस तरह की मतलब दुकानदारों के ऊपर। और मैं आके एजाज भाई से एक सवाल भी करूंगा जो मैं बचा के रखा हुआ हूँ, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि नाजरीन को वो रिपोर्ट दिखाएं और वो व्लॉग दिखाएं जो हम लोगों ने फल खरीदने के लिए वहाँ पर उनसे रेट पूछे, और बजाय वो इस बात के ऊपर शर्मिंदा होने के डिटाई से बताया जा रहा है कि ये फल जो है पहले 300 रुपए का था, लेकिन अब अगर की वजह से अब अगर 500 रुपए का हो गया है तो ईद का दिन तो है। क्या हो गया? जरा रिपोर्ट देखिए। अच्छा, ये फल खरीदने की कोशिशों में कामयाब हुए या नाकाम हुए, ये जरा हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल। तो भाइयों, बकरा खरीद लिया, गाय खरीद ली, कुर्बानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई, शॉपिंग भी हो गई। लेकिन अब बारी है मेहमानों के इस्तकबाल के लिए, और उनका इस्तकबाल होगा फ्रूट से भी, खानों से भी और मज़े मज़े के पकवानों से भी। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ फ्रूट खरीदने के लिए, और यहाँ पर फ्रूट की कीमतें सुनकर जो है वो ज़रा सा कुछ आपका दर्जा हरारत जो है, जो बाहर मौसम का दर्जा हरारत जो है वो तो ज़्यादा है ही, आपके जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। भाई ज़रा बताइएगा ये आम क्या हिसाब दिए ज़रा आपने, और इस बकरीद के 1-2 दिन पहले के जो हिसाब है वो क्या रेट चल रहा है? पहले ये 400 था जब नया आया था। अच्छा, अब ये स्टार्ट हो गया, अभी 300 रुपये दे रहे हैं सर। आपने कहा है कि पहले 400 रुपए का था, अब 300 रुपए का है। लेकिन मैं जो समझ रख सका हूँ वो ये है कि पहले कम होते हैं और फिर बाद में ज्यादा हो जाते हैं। नहीं, ये वाली बात सही है? होता है, बाद में कम होता है। बाद में कम होता है। अच्छा, आलू से क्या हिसाब लगाया जरा आपने? हैं तो बड़े अच्छे, बहुत बेहतरीन वाले। जरा देखिए, 150 रुपए पाव, इसका मतलब है 600 रुपए किलो। आलूचे हैं 600 रुपए किलो। और सूरत हाल ये है कि लाल वाला सेब
लाल वाला सेब जो है अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी तरफ, इसके क्या रेट लगाएं भाईजान? 600 600 रुपए किलो। आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले तो सब्जी मंडी के अंदर महंगाई, फ्रूट मंडी के अंदर महंगाई, बकरा मंडी के अंदर महंगाई, हर जगह महंगाई। केले क्या हिसाब लगाएं ज़रा, अब फाइनली ये भी बता दें। 150 रुपए। चलें आगे देखते हैं, और हम चाहेंगे कि आगे वाले ठेले के ऊपर भी जाएं और देखें कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी सामान रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? गर्मा क्या हिसाब लगाया? गर्मा गर्मी के मौसम के अंदर बेहतरीन वाला फ्रूट होता है गर्मा, क्या इसके रेट लगाएं ज़रा आप बताएं, जो दे रहे हैं वही बताइएगा। अच्छा, जो दे रहे हैं लोगों को। गर्मा तो 180 रुपए किलो, गर्मा 180 रुपए किलो है। और ये तरबूज के क्या रेट लगाएं? तरबूज 80 रुपए का 1 किलो, 80 रुपए का 1 किलो तरबूज। और अंदाज़ा लगाइए इसके भारी भरकम वेट का कि ये तकरीबन 3-4 किलो तो ज़रूर होगा। तो सूरत हाल ये है कि फ्रूट मंडी के अंदर जो है, या फ्रूट की जो दुकानें हैं वहाँ पर सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा महंगाई है। पहले आपने शॉपिंग की, वहाँ पर महंगाई को भुगता, फिर सब्जी वगैरह खरीदी, वहाँ पर भी महंगाई को भुगता। अब यहाँ पर अगर आप खड़े हुए हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए, और उसके लिए एक भारी भरकम रकम भी चाहिए। तो मैं तो चला हूँ अपनी शॉपिंग करने के लिए फ्रूट की। आप देखिए कि क्या सूरत हाल है, और फिर बताइए कि क्या रहा आपका ईद का सामान। तो जनाब ये था साजिद साहब का व्लॉग। साजिद वाकई हेड्स ऑफ टू यू। अब आपका सवाल क्या था, पूछ लें कसम से। और मैं इस बात के ऊपर हैरत ज़दा हूँ कि किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि क्या रेट चल रहे हैं। मैं ज़रा एजाज साहब से पूछूंगा, एजाज साहब AC और DC जो है ये किस काम के होते हैं? मैं मुख्तलिफ फलों के ठेलों के ऊपर गया हूँ, और वहाँ पर हर फल का रेट जो है वो हर दुकानदार जो है वो कुछ और बता रहा था। इनको कंट्रोल करने वाला कोई क्यों नहीं है? एक जगह आम जो है वो 200 रुपए का मिल रहा है, दूसरी जगह 300 का मिल रहा है। तो ये देखने वाला कौन है और कंट्रोल करने वाला कौन है? देखिए साजिद भाई, यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि असेंबली के फ्लोर पे जो हुक्मरान जमात है उसको बावर कराएं कि AC का और DC का आखिर काम क्या है कराची शहर के अंदर। आप रेट लिस्ट तक कंट्रोल नहीं करवा सकते तो बाकी चीज़ों का आप करेंगे क्या? देखिए यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। आपने 300 का कहा, यहाँ तो 1000 रुपए में भी बिक जाता है। आप सिर्फ टैग लगा दें कि ये चीज़ पाकिस्तानी नहीं है, टर्की से आया है या फिर UK से आया है, तो वो तो 1200-1500 रुपए में बिकता है। लेकिन पूछने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी खालिसतन हुक्मरान जमात की बनती है, उससे आप सवाल भी नहीं कर सकते। ऐसा माहौल है। अल्लाह करे कि जितने जल्दी हो सके इस अजाब से हम निकलें। अदरवाइज़ यकीन करें लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं महंगाई की वजह से। कैसे निकलेंगे इस अजाब से? देखिए इस अजाब से इस तरह निकलेंगे जो अल्लाह ताला या तो फिर हुक्मरान जमात को हिदायत दे, या फिर अल्लाह ताला हमें इतनी वो कहते हैं ना कि इस्तात दे दे, या फिर बाजू में ताकत अता करे कि दोबारा जो है इनके ऊपर मुसल्लत शुदा जो हुकूमत है इसका हम खात्मा कर सके, जिसकी हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद रखते हैं आप नौजवानों की आवाज़ हैं, यकीनन आप इस हवाले से काम भी करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने ईद का इतना इंपॉर्टेंट डे जो कि आप अपनी फैमिली के साथ या अपने हल्के में गुजारते हैं, आज आपने हमें भी टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत खुशी हुई आप हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन हमें यहाँ पर लेना है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।